हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 9, कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो यहाँ पे अब ये वाला जो लेक्चर है इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, जो हमारा एक यूनिट सेल है जिसको हम पूरे अभी तक जितना भी पढ़ते हुए आ रहे हैं उस यूनिट सेल की अलग अलग जो डायमेंशंस है। डायमेंशंस क्या होती है? जिस चीज़ों के थ्रू किसी चीज़ को मेजर किया जाता है। भाई नापने की बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, किसी चीज़ का वॉल्यूम नापा जा सकता है, किसी चीज़ की लेंथ नापी जा सकती है। तो बहुत सारी जो चीज़ें यूनिट सेल के बारे में जो भी चीज़ें होंगी, मेन जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे और एक फॉर्मूला है उसको यहाँ पे डिराइव करेंगे। अभी तक टोटल जो इसके 8 लेक्चर्स है वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सॉलिड स्टेट की एक प्लेलिस्ट सेपरेट वहाँ पे बनी हुई होगी, वहाँ पे सीक्वेंस से जितने भी यहाँ पे वीडियोस है वो वहाँ पे आ जाएंगी और हर एक वीडियो के नीचे उसके जो पीडीएफ नोट्स है वो भी मिल जाएंगे। वैसे तो मैं हर बार यही सजेस्ट करता हूँ कि जो नोट्स है वो अपने बनाओ, साथ साथ वीडियो के चलते रहते नोट करते रहो, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो पीडीएफ नोट्स तो फिर है ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन। तो उसमें सबसे पहले कुछ चीजें हैं जो हमको एज्यूम करनी है। सबसे पहले हमने क्या माना, देखो ये हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है, ये हमने एक बहुत ही बेसिक वाला हमने माना। इसके बदले हम बॉडी सेंटर्ड भी ले सकते थे, फेस सेंटर्ड भी ले सकते थे, बट मैंने अभी जस्ट एक समझाने के लिए जो सबसे हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है उसको अभी यहाँ पे लिया है। तो इसमें हमने कुछ चीजों को एज्यूम किया, जैसे कि एज जो है यूनिट सेल की उसको मैंने ए एज्यूम कर लिया। एज क्या होता है? ये जो क्यूब की जो ये साइड है ये हमारा क्या हो गया, यानी कि ये मैंने ए ले लिया है यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी एज होंगी। डी क्या है? इसकी पूरी की डेंसिटी है। डेंसिटी क्या होता है? टोटल इसके अंदर जो सामान आ रहा है उसका मास। सामान क्या चीज यहाँ पे, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, जो भी ये गोले गोले यहाँ पे बने हैं, अब ये कुछ भी हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, कुछ भी। तो इनका जो मास होगा वो और अपॉन पूरे का जो वॉल्यूम होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। क्योंकि भाई ये एक्चुअल में ये जो लाइनें यहाँ पे डंडे बने ये कुछ थोड़ी है, तो मैंने ज्योमेट्री डिफाइन करने के लिए बनाया है। अगर पुराने लेक्चर देखे होंगे तो समझ पा रहे होंगे क्या बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो डेंसिटी होगी यहाँ पे। फिर जो हमारा कैपिटल एम है वो डिनोट करेगा मोलर मास को। तो मोलर मास किस चीज का होगा यहाँ पे? भाई यहाँ पे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, जो भी चीज होगी वो हर एक चीज का कुछ ना कुछ मोलर मास होता है। अच्छा, जिसको मोलर मास का अगर आइडिया नहीं, तो मोलर मास बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे तो ये एक एटम है, ये एक अकेला एटम है, ये एक अकेला एटम है, अकेला एटम है। लेकिन मोलर मास क्या होता है? किसी भी चीज के 1 मोल्स का पूरा मास। 1 मोल्स यानी कि मैं एक एटम, ये जो कैपिटल एम है ये इसका एक एटम का मास नहीं बता रहा, ये बता रहा है कि अगर ऐसे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स तुम लेके आ गए तो उनका मास इतना होगा। अब इसकी कुछ भी अलग अलग वैल्यूज होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसको, तो अभी तो वेरिएबल लेके चल रहे हैं, आगे अभी उसको भी देखेंगे। तो ये क्या होता है? हमारा मोलर मास होता है। तो मोलर मास का भी आइडिया लग गया होगा। अब मान लो एक चीज देखो, मैंने यहाँ पे जो एज है यूनिट सेल की उसको ए लिया है। अगर यूनिट सेल की जो एज है वो ए है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? भाई क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब होता है। तो साइड मैंने ले ली जब ए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि मेरे पास वॉल्यूम आ गया। अब देखो दो चीज चाहिए होती है ना डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अभी मैंने वॉल्यूम तो निकाल दिया, वॉल्यूम तो मिल गया, अभी मास मेरे को अभी चाहिए। तो अब क्या करूंगा, यहाँ पे मास निकालूंगा। तो मास किसका? यूनिट सेल का। भाई डेंसिटी यूनिट सेल की है तो मास भी तो सिर्फ यूनिट सेल का आएगा। अब यूनिट सेल के अंदर है क्या क्या चीज? भाई बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स है, बहुत सारे भी नहीं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे किसी में 1 ही होता है, जैसे इस वाले में टोटल जो बताया था एक्चुअल और कह सकते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? अगर सिंपल क्यूबिक लैटिस की बात करूं तो 18 इंटू 8 1 आ जाता है टोटल। यानी कि ये जो मैंने बना रखे हैं एक्चुअल में एक एटम है, सबका 1/8 हिस्सा वहां पे आ रहा है। तो यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितने आ रहे हैं? तो नंबर ऑफ एटम्स जैसे कि यहाँ पे 1 है तो नंबर ऑफ एटम्स मतलब 1। अब ऐसा हर किसी में अलग होगा, तो ये वैल्यू तो वेरिएबल लेके चलेंगे, अभी तो सिर्फ इसके हिसाब से बता रहा हूं। इनटू मास ऑफ ईच एटम। भाई एक एटम का जो मास होगा और टोटल कितने एटम है उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल जितने भी एटम्स का वो मास आएगा वो आ जाएगा। तो उसको नंबर ऑफ एटम्स को जो होता है हम उसको डिनोट करते हैं स्मॉल z से, और जो हमारा मास होता है मास हमारा स्मॉल m से। तो ये हमने दोनों को डिनोट कर लिया। अब लेकिन मेरे को ऐसा थोड़ी यहाँ पे मास तो हमको पता नहीं होगा, मतलब हमको तो जो भी चीज़ें होती हैं हमको तो किसी चीज़ का मोलर मास और ये सारी चीज़ें पता होती हैं, मतलब ये कुछ वैल्यूज़ है जो कि हमारे स्टैंडर्ड हमने फिक्स कर रखी हैं। तो लेकिन ये फिर मास को कैसे निकालेंगे यहाँ पे? तो इसको भी पहले निकालते हैं, इसकी भी वैल्यू मतलब निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा, हमें पता है कि जो मास होता है, हमने अभी क्या पढ़ा था, देखो मैंने क्या बताया था, ये जो कैपिटल एम है ये क्या बताता है कि 1 मोल्स यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 इतने अगर आइटम्स ले आओगे तो इसका इतना मास होगा। अब मैंने बोला नहीं यार, मेरे को ना इतने का नहीं चाहिए, मेरे को मेरे फॉर्मूले में एक एटम का मास चाहिए, मेरे को ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये सब नहीं चाहिए। क्या करूंगा इसका? तो कैसे होगा फिर? तो भाई इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, अगर तुमको इसका नहीं चाहिए तो हम तो लेकिन इसी का देंगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम दे दो उसी का मेरे को, मैं क्या कर लूंगा वहाँ पे। भाई मैं जितना भी वहाँ पे मेरा टोटल जो तुमने मोलर मास दिया है, तुमने इतने सारे आइटम का दिया, चलो कोई नहीं, मैं ऐसा कर लेता हूँ भाई, जितना तुमने मास दिया मैं उसको इससे डिवाइड कर लेता हूँ।
एक का आ जाएगा ना। फिर भाई तुमने इतने सारों को दिया, मुझे एक का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस वाले से डिवाइड कर दूंगा। तो वही हमने किया। मास निकालने के लिए, एक एटम का मास निकालने के लिए जो मोलर मास था, यानी कि इतने एटम्स का जो मास था, उसको उतने नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर दिया, एवोगैड्रो नंबर जिसको हम कहते हैं, इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे एक एटम का मास आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे जो डेंसिटी निकालने के लिए जो चीज चाहिए थी, यानी कि एक चाहिए था वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी हमको यहाँ पे पता है, और दूसरी चीज चाहिए थी हमको यहाँ पे मास, तो मास की भी वैल्यू हमको यहाँ पे पता लग गई है। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे जो, अच्छा सॉरी, ये मास की वैल्यू है, तो एक एटम के मास की वैल्यू है, हमें तो जितने एटम है उन सबका मास चाहिए ना वहाँ पे, यानी कि मतलब मेरे को ये वैल्यू मास ऑफ यूनिट सेल, टोटल यूनिट सेल का मास भी यहाँ पे पता लग गया। ठीक है, तो यूनिट सेल का मास भी पता लग गया, ठीक है, और वॉल्यूम भी पता लग गया। तो अब डेंसिटी यहाँ पे निकाल लेते हैं। डेंसिटी को हमने लिया था, तो पहले तो यहाँ पे डेंसिटी ही लिख लेते हैं। डेंसिटी D इज इक्वल टू, डेंसिटी क्या होती है भाई, यूनिट सेल की मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल अपॉन मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल हमारा कितना आया, मास ऑफ यूनिट सेल था Z इंटू एम, तो हमने यहाँ पे रख दिया Z इंटू स्मॉल m अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना निकाला था, A³ निकाला था। अच्छा, अभी मैंने m की वैल्यू भी निकाली थी हमने यहाँ पे, है ना। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है, मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यानी कि Z इंटू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर आ गया, और ये A³ तो नीचे पहले से ही था ही। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया हमारा Zm अपॉन A³ Na एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमारे पास आता है डेंसिटी का फॉर्मूला, ये जो हमको है ये वाला। और इस फॉर्मूले पे हमारे पास आते हैं काफ़ी सारे न्यूमेरिकल, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों ही जगह पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो अब यहाँ पे किस किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, देखो यहाँ पे टोटल कितनी चीज़ें, वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल है। इन 5 वेरिएबल में से कोई से भी 4 हमको दे रखे होंगे, और एक 5वां कोई भी हमको निकालना होगा। कभी कभी डेंसिटी ही निकालने को आ जाती है, तो सबकी वैल्यूज ये तो पता ही होगी, बाकी ये सारी चीज़ें वहाँ पे दे रखी होंगी। उसके बाद हमें निकालनी डेंसिटी। ऑब्वियसली बात है, एवोगैड्रो नंबर तो नहीं निकालने को देंगे, बट कई सारे ऐसे भी बोर्ड के क्वेश्चन है जहाँ पे इसकी वैल्यू इससे प्रूव करने को बोली है। मतलब वो वही बताने का मतलब है कि हमें पता तो है वैल्यू, बट प्रूव करके दिखाओ कि इस फॉर्मूले से सही भी आ रही है कि नहीं। तो ऐसा भी कई बार आता है। फिर अगेन वही जो इसका एज है वो निकालने को, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज रखोगे वो किस में रखनी है, उसको SI यूनिट जो इनकी होती है उस प्रॉपर यूनिट में रखना। अब कई बार ये जैसे ये एज ये सेंटीमीटर वगैरह में दे देगा, तो उसको फिर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, मीटर क्यूब में, जैसे सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दी रहती है। अब इसके ऊपर जो एक स्पेशल टाइप का जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो क्या होते हैं हमारे, कि देखो होता क्या है कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज है, D हो गया, A, Na और M, इन चारों की वैल्यूज दे देता है। और फिर क्या बोलता है कि बताओ जो यूनिट सेल है वो कौन से तरीके का है, मतलब वो BCC है, सिंपल क्यूबिक लैटिस है, या FCC है। तो ये चीज को बताने का बोलता है। अब हम भाई यहाँ पे हमारे पास तो सिर्फ वैल्यूज आएंगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर उस वाले टाइप के जो क्वेश्चन है उनमें क्या करना है हमको, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ। उसमें क्या करना होता है, ये सब की वैल्यूज रखी, Z की वैल्यू निकाली। अब देखो Z की वैल्यू अगर 1 आई, फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं कर लेता हूं, अगर Z की वैल्यू 1 आई तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 किसके अंदर होता है, नंबर ऑफ एटम 1 किसके अंदर होते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस वाले के अंदर होते हैं। यानी कि वो फिर हम क्या बोलेंगे कि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस था। अगर Z की वैल्यू हमारी 2 आ गई तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे कि ये क्या हो गया, ये 2 किसके अंदर होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 2 किसके अंदर होते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर। तो यानी कि ये क्या हो गया मेरा, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि ये BCC है। तो ऐसे 4 ऑप्शन MCQ में दे सकता है और बोलेगा बताओ कौन सा वाला है। तो इसमें इस तरीके से फिर Z इज इक्वल टू अगर 4 आ गया तो फिर मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये कौन सा है, ये मेरा FCC है, क्योंकि 3 आते हैं फेस सेंटर से और 1 आता है कॉर्नर से। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर है ये यहीं पे खत्म होता है। तो आई होप कि ये जो फॉर्मूला है इसका डेरिवेशन कहाँ से आया है ना, कई बार क्या होता है हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे कूद जाते हैं। खैर इसका डेरिवेशन जो है वो तो पूछा नहीं जाता, तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला भी एकदम याद रखना है, पूरा प्रोसीजर कहाँ से क्या चीज़ आई उसको अगर याद नहीं भी रखना तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसको पूरा डेरिवेशन जो है वो तो आता नहीं है इसका। लेकिन फिर भी समझने के लिए मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पता लगना होना चाहिए हमको कि एक्चुअल में आया कहाँ से वो निकल के, और अब देखो एक एक फील बताओ आप तुमको कि कहाँ से क्या चीज़ आई, क्यों मेरा ये एकदम से ऐसे आ गया। तो ये चीज़ पता होना जरूरी है। अब अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे मैसेज करके ही पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई और मजे दोनों करते रहो।